तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हम इस वीडियो में समझेंगे कि कितने प्रकार के आर्बिट्रेशन होते हैं। डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है, एडहॉक आर्बिट्रेशन होता है, फास्ट ट्रैक होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, स्टैट्यूटरी होता है और फॉरेन आर्बिट्रेशन होता है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। अब नाम से ही पता चलता है डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, इसका जो है ना कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि भाई दोनों जो पार्टीज है वो भारत की है, भारत का कानून लागू होता है और कोर्ट के मुकाबले ये फास्ट है। हालांकि पूरा आर्बिट्रेशन फास्ट है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आर्बिट्रेशन वाकई में कोर्ट के मुकाबले काफी तेज होता है। तो इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, राइट, जहां पे पार्टीज भी भारत की है, कानून भी भारत का ही लागू होता है और क्या बोलते हैं, फास्ट होता है कोर्ट के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि आइदर पार्टी और द डिस्प्यूट सब्जेक्ट मैटर जो है वो फॉरेन का होता है, या दोनों में से कोई एक पार्टी, या तो जो झगड़ा जो किस बात पे हुआ उसका जो कनेक्शन है वो फॉरेन से रिलेटेड है, राइट। अभी समझो मैं पार्टी हूं, आप पार्टी है, हम दोनों में से कोई एक ये है इंडिया के बाहर का है, और जो झगड़ा हुआ है अगर समझो दोनों में से कोई एक भी फॉरेन का है तो भी इसको हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बोल सकते हैं। और जो डिस्प्यूट है, हम हमारे बीच में जो झगड़ा हुआ है उसका फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है, दोनों में से कोई एक हो सकता है तो भी चलेगा। दूसरा है इसके अंदर कौन से कानून अप्लाई होंगे। तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है ना, उसमें भारत का या फिर फॉरेन का जो कानून है वो अप्लाई हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। अब हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना था आर्बिट्रेशन का, उसमें लिखा था कि भाई हम इंडिया का कानून फॉलो करेंगे, तो इंडिया का कानून अप्लाई हो जाएगा, भले हम दोनों में से कोई एक पार्टी विदेश की है। या फिर हम लोग ने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि भाई हम दूसरी कंट्री मतलब जो है उसका हम फॉरेन का कानून यूज करेंगे, तो उसका कानून मतलब जो लॉ है, प्रोविजन है, वो यूज करेंगे। एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है हम लोग के बीच में क्या एग्री हुआ था। प्रोसीजर जो होती है, मतलब जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो जनरली आउटसाइड इंडिया होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। समझ रहे हो बात। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जिसको हम आईसीए भी बोलते हैं। एटलीस्ट वन पार्टी इज अ फॉरेन। यहाँ पे क्या यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आइदर पार्टी, यानी कि दोनों में से कोई एक पार्टी फॉरेन की होनी चाहिए। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में भी एक एटलीस्ट एक पार्टी फॉरेन की होती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल नाम दिया है। और इसमें क्या होता है, कमर्शियल नाम है ना, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी कि एक कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिलेटेड ये आर्बिट्रेशन होता है, इसलिए उसको इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आईसीए बोलते हैं। दूसरा है जो लीगल सिस्टम होता है, जो प्रोविजन है कानून के कौन से फॉलो होंगे, जो पार्टीज डिसाइड करती है। यहाँ पे भी सेम था, एग्रीमेंट में जो लिखा कि भाई इंडिया का कानून लागू होगा या फॉरेन का, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा है कि भाई जो लीगल प्रोविजन है, जो लॉ सिस्टम है, वो पार्टी उसको सिलेक्ट करती है। अब चौथा है आगे, तो ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ना, वो मर्जर्स एक्विजिशन में और इन्वेस्टमेंट के जो बिजनेस होते हैं उसमें ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि ये कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जनरली बिजनेस की कैटेगरी आ गई, राइट। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल नाम दिया है ना। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन जो होती है ना, वो एक समझो ग्रुप ऑफ, समझो एक पीपल होते हैं, या फिर एक समझो एक अथॉरिटी होती है जो सारी चीजें मैनेज करती है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज जो है वो कोई इंस्टीट्यूट को पसंद कर लेते हैं कि भाई हमारा आर्बिट्रेशन का जो झगड़ा है वो ये फलाना इंस्टीट्यूशन संभालेगी। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है एबीसी, एक एग्जांपल देता हूं। और वही इंस्टीट्यूट जो है वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, और पूरा जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो वही इंस्टीट्यूट चलाती है। और इससे क्या होता है, देखिए आर्बिट्रेशन में रूल्स जो होते हैं ना वो कभी कभी कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशन फिक्स कर दिया आपने तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन काफी सिंपली होते हैं। उनको पहले से पता होता है कि भाई हम क्या कानून फॉलो करेंगे, तो इसमें पार्टी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन पार्टी ने अपॉइंट की है वही इंस्टीट्यूशन जो है पूरा जो प्रोसेस है वो चलाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये भी जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो है वो बिजनेस और कंपनीज जो है वो फॉलो करती है ज्यादा।
समझ रहे हो? तो मैं आपको वापस बताता हूँ क्या होता है। डोमेस्टिक में क्या होता है, सारी चीजें भारत की होती है, भारत का ही कानून होता है, दोनों पार्टी भी भारत की होती है, और इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया कहीं पे भी, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई सारी चीजें अपने खुद की ही है। इंटरनेशनल में क्या होता है, दोनों में से एक पार्टी जो है फॉरेन की होती है, कानून जो है वो भारत का या फिर फॉरेन का, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, वो हिसाब से लागू होगा। और लेकिन जो प्रोसीजर है वो आउटसाइड इंडिया जनरली होती है। इंटरनेशनल कमर्शियल, अभी ये कमर्शियल मैटर में आ गया, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मर्जर होते हैं, एक्विजिशन होता है, अगर दोनों कंपनीज के बीच में या फिर दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया कि भाई हमारे मर्जर में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, हम आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करेंगे, तो आप जो है वो ये वाला जो आईसीए जो है, यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी वही चीज है कि भाई एक पार्टी फॉरेन की होती है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों के बीच में, पार्टीज लीगल सिस्टम चूज करती है, वो हिसाब से चलता है, और मर्जर एक्विजिशन जो बड़े बड़े बिजनेस है उसमें चलता है। इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है, ये एक अथॉरिटी होती है समझो। अ, जैसे मैं आपको थोड़ा और समझा के बताने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे मैं एडवोकेट हूँ, आपका कोई केस है, आपने मुझे अपॉइंट कर दिया, तो सारी प्रोसीजर तो मैं ही देखूंगा ना, आपको खाली साइन करना है पेपर्स में, कोर्ट में मैं जाऊंगा, जज के साथ मैं बात करूंगा, वैसा। तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि लोग होते हैं उसके अंदर, वही पूरा आर्बिट्रेशन को संभालते हैं। आपको खाली उसको अपॉइंट करना है, आपका झगड़ा हुआ किसी के साथ, आपने समझो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट को अपॉइंट कर दिया, इंस्टीट्यूशन जो है, फिर वही चलाएगी सारा काम, आपको खाली साइन वाइन करनी है, जो बाकी का जो मगजमारी है वो इंस्टीट्यूशन संभाल लेगी। तो ये उसका काफी क्रिस्प इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब बात बात करते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। ये दोस्तों बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एकदम फ्री आर्बिट्रेशन है। फ्री मतलब कैसा है, इसमें ज्यादा झंझट की बात नहीं है, विदाउट एनी प्री सेट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्री डिसाइडेड रूल्स नहीं होते, कोई इंस्टीट्यूशन पहले से डिसाइड नहीं की होती है, पार्टीज म्यूचुअली एग्री करती है कि भाई हमको आर्बिट्रेशन में झगड़े को सॉल्व करना है। ये काफी कस्टमाइज प्रोसेस होता है, और हाँ फ्लेक्सिबल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। अभी टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है पता है, अभी समझो मेरा और आपका झगड़ा हो गया, हम दोनों सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि भाई आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग, वाकई में टाइम कंज्यूमिंग है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा फ्रीडम देते हैं ना, तो आदमी सिलेक्ट करने में 1 साल लगा देगा, बराबर है। हम फोन फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, अरे भाई क्या फॉलो करेंगे, आप बोलोगे अरे अरे अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते, तो ऐसा करते करते ही 6 महीने निकल जाएगा। तो एक्चुअली में ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले से ही रूल्स फिक्स होते हैं ना, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, उसमें ही फिर घुस के काम करना पड़ेगा। तो यही चीज है एडहॉक के आर्बिट्रेशन के बारे में। हाँ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि ये काफी लो कॉस्ट होता है दोस्तों। तो जैसे कैसे वो फ्रीलांस वर्क होता है ना, वैसे ही एडहॉक आर्बिट्रेशन है। यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर समझो फ्यूचर में झगड़ा होता है, तो आपने तो पहले से समझो डिसाइड नहीं किया होगा कि भाई कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, लेकिन हाँ आप बाद में एक दूसरे को एग्री करके, एक दूसरे से बात करके आप अपना कस्टमाइज प्रोसेस बना सकते हो कि भाई हमको इस तरह से झगड़ा अपना सॉल्व करना है आर्बिट्रेशन की मदद से। तो भाई इसी को बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। और हाँ, एडोक आर्बिट्रेशन जो होता है ना, वो वाइडली मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारे जो कंट्री है उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों को क्या होता है, कस्टमाइज ज्यादा पसंद होता है जो प्रोसीजर है वो। अब बात करते हैं दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। अब फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन नाम में ही आंसर है, फास्ट मतलब क्या होता है, जल्दी। 6 महीने में आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो पास हो जाता है। इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 29B है, आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसका। और इसमें क्या होता है, अब ये फास्ट है ना, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होगी। विटनेस को सवाल जवाब नहीं पूछेंगे, ओरल एविडेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे, खाली रिटर्न एग्री सबमिशन जो है, रिटर्न प्लीडिंग्स जो है, यानी कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी जो विटनेस है, ओरल एविडेंस है, उसको ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि टाइम बचाना होता है ना। अगर एक विटनेस आएगा, वो उसको आप दूर दूर से बुला रहे हो, आपका काम इधर हो रहा है, लेकिन विटनेस बैठा है आपका बाहर बाहर वाले शहर में, वो आएगा बेचारा ट्रेन फ्लाइट पकड़ के, फिर आप उसको सवाल पूछोगे, वापस दूसरा विटनेस आएगा, तो ये ओरल में बहुत टाइम जाता है। इससे अच्छा भाई जो भी आपका प्रॉब्लम है लिख के दे दो, हम पढ़ेंगे शांति से और हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, राइट। ओरल हियरिंग देखिए दोस्तों, एक एक्सेप्शन है, मतलब अगर आप एकदम रिक्वेस्ट करते हो कि भाई हमको ओरल हियरिंग भी चाहिए, हर चीज लिखित में नहीं पॉसिबल है, तो आप ओरल भी दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई रिटर्न में ही होगा, लेकिन 99% जो चीज है वो लिखित में ही होती है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। क्योंकि हर विटनेस को बुलाएंगे, एक एक चीज पूछने पूछने बैठेंगे, तो वाकई में टाइम जाएगा, फिर तो नॉर्मल आर्बिट्रेशन जैसा ही हो गया ना,
फिर फास्ट फास्ट का क्या मतलब हुआ, 6 महीने में अपने को अवार्ड चाहिए, यानी कि जो सिंपल भाषा में बोलूँ तो अपने को झगड़े को सॉल्व करना है 6 महीने में, तो वो तो फटाफट ही करना पड़ेगा ना, राइट। ओरल हियरिंग भी हो सकती है, लेकिन वो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और एक्सेप्शनल केस में होता है, अगर अगर आर्बिट्रेटर को लगता है कि भाई हाँ ओरल लेना जरूरी है ताकि जजमेंट मतलब जो अवार्ड है वो अच्छे से आए, तो ओरल भी ले सकते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग है वो। यूजुअली सोल आर्बिट्रेटर होता है ताकि मगजमारी ना हो। अगर समझो 3 आर्बिट्रेटर होंगे, पहले तो वो लोग सुनेंगे पार्टी को, फिर आपस में डिसाइड करेंगे, फिर उसमें भी मेजोरिटी कौन, 2 आर्बिट्रेटर ये बोल रहे हैं, तीसरा आर्बिट्रेटर दूसरा बोल रहा है, उससे अच्छा भाई एक ही आदमी रखो, वो अपना साउंड जजमेंट खुला दिमाग से सोचेगा आराम से, और अपना जो डिसीजन है वो बता देगा। तो ये सोल आर्बिट्रेटर का फायदा यही है कि भाई जजमेंट इजीली हो जाता है। जो फीस की बात करें तो देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रैक में ना फीस जो है वो पार्टीज आर्बिट्रेटर म्यूचुअली डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेटर एंड पार्टीज, पार्टीज और आर्बिट्रेटर मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई फीस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में कितनी देनी पड़ेगी, राइट। तो इसी को बोलते हैं फास्ट ट्रैक। 6 महीने में अवार्ड होता है, 29B सेक्शन है, विटनेस को इंटरव्यू नहीं लिया जाता, यानी कि ओरल एविडेंस नहीं होते हैं, रिटर्न होता है, और ओरल हियरिंग हो सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो जनरली सोल आर्बिट्रेटर होता है, और पैसा जो है आर्बिट्रेशन का जो फीस है वो म्यूचुअली डिसाइड होता है आर्बिट्रेटर एंड पार्टीज के बीच में। अब बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन। तो कॉन्ट्रेक्चुअल का आर्बिट्रेशन का मेन डेफिनेशन वही है कि अगर आपको अपने फ्यूचर का जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, अगर आपको आर्बिट्रेशन में सॉल्व करना है, तो आपको या तो सेपरेट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, या फिर आप अपना जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक छोटा सा क्लोज डाल दोगे, एक पैराग्राफ, एक लाइन का, कि भाई फ्यूचर में अगर ये बिजनेस में कोई झगड़ा डिस्प्यूट होता है दोनों पार्टी के बीच में, तो हम इसको आर्बिट्रेशन में सॉल्व करेंगे। बस इतना भी कर सकते हो, या फिर आप सेपरेट एग्रीमेंट भी बना सकते हो, भाई हमको अलग से एग्रीमेंट बनाना है सिर्फ आर्बिट्रेशन के लिए, कि भाई झगड़ा आर्बिट्रेशन से सोल्व होएगा वगैरह वगैरह। तो ये भी जो बिजनेस और कंस्ट्रक्शन जो एम्प्लॉयमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट लागू होता है, क्योंकि बिजनेस में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना भाई। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो तो उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर लोग करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, एम्प्लॉय जाएगा काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो भी है। अब बात करते हैं दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है पता है? कानून खुद बोलता है कि भाई अगर इस एक्ट के अंदर झगड़ा होता है तो आपको आर्बिट्रेशन से ही उसको सॉल्व करना है। यहां पे पार्टीज का कोई कंसेंट लिया नहीं जाता। पार्टीज अगर नहीं चाहती कि भाई आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, फिर भी उसको करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, यानी कि स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? कानून खुद पार्टीज को फोर्स करता है कि भाई अगर झगड़ा होता है तो आपको स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन ही फॉलो करना है, यानी कि आर्बिट्रेशन को ही मानना पड़ेगा। अभी ऐसे बहुत सारे एक्ट है, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपका लाइन और इक्विपमेंट को लेके, तो उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, लेकिन हम पहले उसका मीनिंग समझते हैं कि स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन होता क्या है। ये एक मैंडेटरी है, अगर कानून बोलता है तो भाई उसको करना ही पड़ेगा। अप्लाइज इवन इफ पार्टीज डोंट हैव एनी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर समझो मैं और आप पार्टी है, हम दोनों का झगड़ा हो गया, हम दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन का कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना था, ना ही कोई क्लॉज डाला था कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसमें क्लॉज भी नहीं डाला था कि भाई आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी अगर जो बैरेक्ट होता है ना कंज्यूमर का, इंडियन टेलीग्राफ का, उसमें लिखा है कि भाई झगड़ा होता है तो आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना है, तो हमको मानना ही पड़ेगा, भले हमारे बीच में एग्रीमेंट हो या ना हो। एग्रीमेंट नहीं होगा फिर भी आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कानून बोलता है। नो कंसेंट ऑफ पार्टीज, हम दोनों की कोई कंसेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी कानून बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है, इसलिए हमको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा है ऑटोमेटिकली इट अप्लाइज, राइट। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी बना आर्बिट्रेशन से सॉल्व करने वाला, हम लोग ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया दोनों के बीच में कि हम झगड़ा आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी हमको आर्बिट्रेशन ही फॉलो करना है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो ये क्या होता है, अब आपको मैं बताता हूं। जो बैरेक्ट होता है ना, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे, नेशनल हाईवे एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है जिसमें एक साफ साफ लिखा है कि भाई कोई झगड़ा होता है तो अपने को आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करना है, भले आपका एग्रीमेंट बना हो या नहीं बना हो। तो जैसे अभी इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में लिखा है सेक्शन 7B, डिस्प्यूट अबाउट टेलीग्राफ लाइन और इक्विपमेंट आर सॉल्व्ड थ्रू आर्बिट्रेशन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी लिखा है कि कंज्यूमर टू सीक सॉल्यूशन थ्रू क्वासी जुडिशियल फोरम और आर्बिट्रेशन, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने भी बोल दिया कि भाई आर्बिट्रेशन को फॉलो करना है। तीसरा है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट,
कि भाई डिस्प्यूट ओवर अल्टरिंग इलेक्ट्रिकल पाइप्स और वायर्स आर रिजोल्व बाय आर्बिट्रेशन। अगर आपका इलेक्ट्रिकल का कोई प्रॉब्लम है समझो, तो उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना है, ये एक्ट है, उसने बोल दिया। अब बात करते हैं, ये भी उसी के जैसा है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे एक्ट। Disputes over compensation for land acquisition are decided by government appointed arbitrator। अगर का आपका लैंड एक्विजिशन का कोई झगड़ा होता है तो उसका जो आर्बिट्रेटर होता है वही सॉल्व करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आईटी एक्ट है, उसमें भी अगर कोई आपका डिस्प्यूट होता है ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, साइबर क्राइम से समझो, जो एग्जांपल देता हूँ, आर्बिट्रेशन इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने कहीं तो पढ़ा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है, आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो डेवलपमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 18(3) बोलता है कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत सारे एक्ट्स है, अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा होता है, वो इन एक्ट्स के अंदर अगर कैटेगरी में बैठ रहा है कि भाई समझो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका झगड़ा हो गया तो उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना है। नेशनल हाईवे में अगर आपका डिस्प्यूट आता है तो उसमें भी आर्बिट्रेशन है। तो भले हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना आर्बिट्रेशन से सॉल्व करने का झगड़ा, लेकिन फिर भी अपने को ये अगर एक्ट बोलता है, अगर आपका हमारा हम दोनों का डिस्प्यूट अगर ये इन एक्ट्स के अंदर बैठ रहा है, यानी कि जो ये लिखा है ना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, नेशनल हाईवे एक्ट है 1956, उसके अंदर हमारा डिस्प्यूट अगर आता है तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन का क्लॉज लागू हो जाएगा, भले हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं बना। अब बात करते हैं दोस्तों, फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या होता है। पार्टीज जो है वो फॉरेन आर्बिट्रेशन लॉज को एक्सेप्ट करती है। प्रोसीडिंग टेक प्लेस अब्रॉड, और ये जो होता है ना वो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लागू होता है। तो बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया दोस्तों। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा आपके सारे सवाल के आंसर देने की। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।